नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम कवि उदय प्रकाश की कविता मालिक आप नाहक नाराज है की व्याख्या करेंगे। पर इससे पहले एक बार कविता का वाचन आवश्यक है ताकि कविता का पूर्ण रसास्वादन किया जा सके। तो चलिए कविता का वाचन किया जाए। कविता मालिक आप नाहक नाराज है, कवि उदय प्रकाश। मालिक आखिर हवा तो आपके कहने से नहीं चलती, धूप का क्या करेंगे आप जो गिरेगी ही आपकी बरौनियों में, आपके ऊपर चढ़कर फुदकेगी ही रोशनी की नटखट चौकन्नी गिलहरियाँ। रंगों पर तो बस नहीं है आपका, आप जब भी निहारेंगे वे खिलखिलाएंगे आपके खून में, छुपा छुपी खेलने लगेंगे घुस कर। इन सबको मना तो नहीं कर सकते आप, मैं ठीक कह रहा हूँ मालिक आप नाहक नाराज हैं। भूल जाइए बिल्कुल उन चीज़ों को जिन पर हुक्म नहीं चलता आपका। आखिर हवा किसनिया कहारिन तो है नहीं मालिक, जो कराहती हुई चौका वासन करे आपका। बाल्टी भर भर पानी छत तक चढ़ाए, 2 घंटे छोटे बाबू को बहलाए और फिर आपका बिछौना बिछाए। आखिर धूप सुरजा नहीं है मालिक, जिसे आप अपनी बैठक में उकड़ू बैठाकर गरियाते रहें और पीटते रहें। और रंग रंग आपके चाकर नहीं है सरकार, जो आपका लिहाज करें, हुक्का भर लाएं, सलाम बजाएं, आपकी डोरदारी करें। आपके बनिहारों के बच्चे नहीं हैं ये भोले भाले रंग, जो आपको देखकर अपने अपने उस अरों में छुप जाएं। इन सब पर नाहक ही बिगड़कर अपना खून जमा रहे हैं आप, बेबात की बात बड़बड़ा रहे हैं आप। आखिर जेठ की धूप में आँच तो रहेगी ही मालिक, तिनका पत्ता तो होगा ही आपके सामने। किसनिया कहारिन की तरह खड़ी तो नहीं रहेगी हवा, सिर झुकाए अदब से चुपचाप। मालिक यह धूप है जेठ की असल, जैसे जैसे सूरज चढ़ेगा और धरती घूमेगी यह और तपतपाएगी गर्म लाल लोहे की तरह, और मोम की तरह चुएंगे आप, कुलबुलाएंगे बिलबिलाएंगे आप। कितना ही अंगोछा लगा ले सरकार और हवा, इसके मन की बात तो मत पूछिए मालिक। जितना ही आप गुस्साएंगे उतना ही सिर पर दौड़ेगी कंघी पाटी मेटती हुई। आपकी कोई बात अगर इसके कलेजे लगी तो मत पूछिए फिर सरकार। हवा बिगड़ उठती है तो कहर ढाती है, कंगूरे गुंबद किले सब बिखेर डालती है। जहाज़ों को गेंद की तरह उछालती है, नदियों को फुहार बना देती है तिनगी की बड़वागनी। आप तो फिर क्या है मालिक, फूस की तरह उड़ेंगे अंधड़ में, बेपर्द अलग हो जाएंगे। और नीचे धरती पर इतने सारे इतने रंग, सब के सब आपका मजाक बनाएंगे। यह तो ही कविता का वाचन। चलिए कविता की सबसे पहले कविता का केंद्रीय भाव जान लेते हैं, ताकि समझ में आ सके कि कवि कविता के माध्यम से क्या कहना चाहता है। यह कविता सामंतवादी प्रवृत्तियों के विरोध में लिखी गई है। सामंतवादी प्रवृत्ति समाज के गरीबों पर अत्याचार करती है। कवि ने मालिक के सारे कारनामों का भंडाफोड़ किसनिया कहारिन, मार खाते हुए सुरजा नौकर आदि के माध्यम से किया है और श्रमशील मेहनती जनता की चेतना को स्वर दिया है प्रस्तुत कविता में। आइए इसकी व्याख्या देख ली जाए। मालिक आखिर हवा तो आपके कहने से नहीं चलती, धूप का क्या करेंगे आप जो गिरेगी ही आपकी बरौनियों में। कवि कह रहा है कि सामंतवादी प्रवृत्ति के प्रति कह रहा है कि मालिक आखिर हवा तो आपके कहने से नहीं चलेगी और धूप का क्या करेंगे जो गिरेगी ही आपकी बरौनियों पर। आपकी पलकों की जो आगे के बाल है, पंक्ति है, उन पे वो गिरेगी। किस तरह गिरेगी? आपके ऊपर चढ़ेगी फुदकेगी ही रोशनी की नटखट चौकन्नी गिलहरियाँ। यहाँ पर धूप को रोशनी की नटखट चौकन्नी गिलहरियों की उपमा दी गई है, क्योंकि धूप कभी तेज होती है कभी धीमी। यानी धूप के जो क्रियाकलाप है उसमें गिलहरियों सी तत्परता है, वो आपका फुदकेगी और वो आप पर गिरेगी। इस प्रकार यहाँ पे हम कवि की गहन अवलोकन दृष्टि को देखते हैं। मतलब कवि ने हर प्रकृति की सूक्ष्म चीज़ों पे सूक्ष्म दृष्टि डाली है, उसके हर एक क्रियाकलापों पे गहन उसने अवलोकन किया है। रंगों पर तो बस नहीं है आपका,
आप जब भी निहारेंगे वे खिलखिलाएंगे आपके खून में। आगे कवि कहता है कि रंगों पर भी आपका बस नहीं है। आप जब भी उन्हें देखेंगे वे खिलखिलाएंगे आपके खून में। आपको ऐसा लगेगा कि वो आपके खून में खिलखिला रहे हैं, हंस रहे हैं। छुपा छुपी खेलने लगेंगे घुसकर, और ऐसा लगेगा कि वो आपके अंदर घुस के छुपा छुपी खेल रहे हैं। इन सब को मना तो नहीं कर सकते आप इन सब को आने से नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि प्रकृति पर किसी का बस नहीं चलता है। प्रकृति अपने हिसाब से काम करती है। मैं ठीक कह रहा हूँ मालिक, आप नाहक नाराज हैं। मालिक मैं ठीक कह रहा हूँ, आप बेकार में ही नाराज हो रहे हैं। भूल जाइए बिल्कुल उन चीज़ों को जिन पर हुक्म नहीं चलता आपका। आप उन चीज़ों को, जैसे कि हवा और धूप है, रंग है, इन सब को भूल जाइए। इन सब पे आपका आदेश नहीं चल सकता है। आखिर हवा किसनिया कहारिन तो है नहीं मालिक। आगे कवि कह रहा है कि जो हवा है वो आपके घर की किसनिया कहारिन लोग जो होते हैं वो डोली धोने और पानी भरने का काम करते हैं। तो वही कवि कह जाता है कि ये आपके घर की किसनिया कहारिन नहीं है, जो करारती हुई, जो दर्द में होते हुए भी चौका वासन करे आपके घर में चौका वासन करे, आपका बर्तन धोए, सब कुछ करे। ये वो किसनिया हवा, वो किसनिया कहारिन नहीं है। बाल्टी भर भर पानी छत तक चढ़ाए, बाल्टी भर भर के वो पानी छत पर चढ़ाए, उसको ले जाए। 2 घंटे छोटे बाबू को बहलाए, और आपके बच्चे के रोने पर 2 घंटे उसको लेके बहलाए, उसको फुसलाए, उसका रोना बंद करे, और फिर आपका बिछौना बिछाए, और उसके बाद फिर आपके लिए बिस्तर बिछाए। आखिर धूप सुरजा नहीं है मालिक, जिसे आप अपनी बैठक में उकड़ू बैठाकर गरियाते रहे और पीटते रहे। आगे कभी कह रहा है कि जो धूप है वो आपका सुरजा नौकर नहीं है मालिक, जिसे आप अपनी बैठक खाने में बैठा लें उकड़ू, उसके बाद उसे गरियाएं और पीटते रहें। ये धूप सुरजा नौकर नहीं है। और रंग आपके चाकर नहीं है सरकार। आगे कभी कह रहा है कि जो रंग है वो आपके चाकर, आपके नौकर नहीं है सरकार, क्योंकि व्यक्ति को गुलाम बनाया जा सकता है, लेकिन रंगों पर आपको कोई बस नहीं चल सकता है। उससे आप अपनी चाकरी नहीं करवा सकते हैं। रंग जो आपका लिहाज करें, हुक्का भर लाएं, सलाम बजाएं। ये रंग हैं जो आपका लिहाज करें, ऐसा नहीं करेंगे। आपका हुक्का भर लाएं, हुक्का भर के नहीं लाएंगे। आपको देख के सलाम नहीं करेंगे। आपकी देवदारी करें। हाँ, देवदारी मतलब कि द्वारपाल, जो घर के द्वार की रक्षा करता है, उसे द्वारपाल या दरबान बोलते हैं। आपके घर की रक्षादारी करे, पहरेदारी करे, ये नहीं करेगा। आपके बनिहारों के बच्चे नहीं हैं ये भोले भाले रंग। जो भोले भाले रंग हैं, बनिहार मतलब खेतिहर मजदूर, आपके खेतिहर मजदूर, ये भोले भाले रंग आपके खेतिहर मजदूर के बच्चे नहीं हैं, जो आपको देखें और डर जाएं, अपने अपने ओसारों में छुप जाए। ओसार मतलब दलान या बरामदा, और आपको देख कर डर कर अपने अपने बरामदे या दलान में छुप जाएं। इन सब पर नाहक ही बिगड़ कर अपना खून जमा रहे हैं आप। इन सब पे आप बेकार में ही बिगड़ रहे हैं, और बिगड़ कर आप बेकार में ही अपने खून को जमा रहे हैं। बेबात की बात बड़बड़ा रहे हैं आप, बिना बात की बात पर ही आप बड़बड़ा रहे हैं। आखिर जेठ की धूप में आँच तो रहेगी ही मालिक। जो जेठ की धूप होती है उसमें अत्यधिक आँच होती है, तो जेठ की धूप है उसमें आँच तो जरूर रहेगी मालिक। तिनका पत्ता तो होगा ही आपके सामने, किसनिया कहारिन की तरह खड़ी तो नहीं रहेगी हवा, सिर झुकाए अदब से चुपचाप। जो हवा चलेगी वो किसनिया कहारिन की तरह चुपचाप खड़ी तो नहीं रहेगी कि चुपचाप खड़ी हो आपके सम्मान में, अदब से सिर झुकाए। जब हवा चलेगी तिनका पत्ता उड़ेगा, वो आपकी आंखों के सामने आएगा, आपकी आंखों में पड़ेगा भी। मालिक यह धूप है जेठ की असल, मालिक यह जेठ की धूप है। जैसे जैसे सूरज चढ़ेगा और धरती घूमेगी यह और तपतपाएगी। जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता जाएगा और धरती घूमती जाएगी यह और तपतपाएगी। यह जेठ की धूप और अधिक गर्म हो जाएगी, गर्म लाल लोहे की तरह। किस तरह होगी? गर्म लाल लोहे की तरह। आप देखिए जब लोहे को गर्म किया जाता है तो लाल लाल सा हो जाता है, तो उसी तरह ये धूप भी, जो जेठ की धूप है, वो अत्यधिक गर्म हो जाएगी, बिल्कुल जैसे लगेगा कि लाल लोहे की तरह है, और मोम की तरह चुएंगे आप। और जब इतनी तेज तीव्र धूप होगी तो आपकी क्या दशा होगी? हे मालिक, आप मोम की तरह चुएंगे, आपके इतना पसीना आएगा, कुलबुलाएंगे, बिलबिलाएंगे आप बहुत अधिक कुलबुलाएंगे। उस गर्मी से उसकी ताप को सह नहीं पाएंगे, बिलबिलाने लगेंगे। कितना ही अंगोछा लगा ले सरकार, फिर आप कितना भी अंगोछा लगा लें, कितने भी जतन कर लें उससे बचने की, आप उससे नहीं बच पाएंगे, वो आप पे पड़ेगी ही। और हवा, इसके मन की बात तो मत पूछिए मालिक, जितना ही आप गुस्साएंगे उतना ही सिर पर दौड़ेगी कंघी पाटी मेटती हुई।
और हवा, इसके मन की बात तो मत मत करिए मालिक। जितना ही मालिक आप गुस्साएंगे, आप इस पर क्रोधित होंगे, उतना ये सिर पर चढ़ जाएगी और आपके जो बाल आपने संवार रखे हैं वो कंघी पाटी मेटती हुई आपके बालों का संवारना बिगाड़ते हुए आपके सिर पर चढ़ जाएगी। आपकी कोई बात अगर इसके कलेजे लगी तो मत पूछिए फिर सरकार, और अगर आपकी कोई बात इसके कलेजे बैठ गई तो मत पूछिए फिर सरकार। हवा बिगड़ उठती है तो कहर ढाती है, जब हवा क्रोधित हो जाती है तो वो कहर ढाने लगती है। कंगूरे गुंबद किले सब बिखेर डालती है, वो आपके कंगूरे गुंबद किले सबको नष्ट कर देगी। जहाज़ों को गेंद की तरह उछालती है और जहाज़ों को गेंद की तरह उछाल देगी। नदियों को फुहार बना देती है, तिनगी की बड़वागनी नदियों को फुहार बना देगी। और इसको क्रोधित अगर रूठ गई, गुस्सा हो गई तो यह बड़वागनी बन जाएगी, समुद्र के अंदर की आग बन जाएगी, ये आपको तहस नहस कर देगी। कहने का भाव यहाँ पे कवि का यह है कि यहाँ पे कवि ने हवा को सर्वहारा वर्ग का प्रतीक माना है। वो प्रतीक रूप में कह रहा है कि जो सर्वहारा वर्ग है वो जब विरोध करेगा, जब दमन अत्याचार उस पर अत्यधिक बढ़ जाएगा, असहनीय हो जाएगा, तो बगावत की हवा भड़क उठेगी और यह किसी भी बड़े सामंती जहाज मतलब सामंती जहाज जो है, सामंतवादी प्रवृत्ति है, उसको समुद्र में डुबो देगी, उसका नामो निशान मिटा देगी। इसी तरह की भावाभिव्यक्ति हम मुक्तिबोध के काव्य में भी देखते हैं। मुक्तिबोध जब कहते हैं अब व्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे मठ और गढ़ सब, यानी कि अब सर्वहारा वर्ग को, श्रमजीवी जो वर्ग है, जो गरीब है, शोषित है, उसको अब उठना होगा, उसे बोलना होगा, उसे अपने अधिकारों के प्रति सजग होना होगा। और जो सामंतवादी शोषित वर्ग है उसके प्रति विद्रोह करना होगा, उसके सारे मठ गढ़ सबको नष्ट कर देगा। यही बात कवि उदय प्रकाश भी कह रहे हैं कि हवा जो सर्वहारा वर्ग का प्रतीक है, सर्वहारा वर्ग को विरोध प्रकट करना होगा, उसे अपने अधिकारों को जान के और उस अत्याचार के प्रति विरोध प्रकट करते हुए उस सामंतवादी जहाज को डुबो देना होगा। आप तो फिर क्या है मालिक, फूस की तरह उड़ेंगे अंदर में। और अगर ये सर्वहारा वर्ग जागृत हो गया, उसके अंदर चेतना आ गई, तो क्या करेंगे? आप तो फिर क्या है मालिक, फूस की तरह उड़ेंगे अंदर में। आप आंधी में फूस, जिस तरह आंधी में फूस उड़ती है उस तरह आप उड़ेंगे, बेपर्द अलग हो जाएंगे और पर्दे से बाहर हो जाएंगे। यानी कि आपका जो असली वास्तविक चेहरा है, जो यथार्थ है, वो सबके सम्मुख आ जाएगा कि आप किस तरह शोषण कर रहे हैं। और नीचे धरती पर इतने सारे इतने रंग, सब के सब आपका मजाक बनाएंगे। जो सर्वहारा वर्ग है, ये गरीब वर्ग है, ये ज़मीन से जुड़ा हुआ वर्ग है, ये अपनी वास्तविकता को जानता है। ये सारे इतने सारे रंग सब मिल के आप पे कटाक्ष करेंगे, आपका मजाक बनाएंगे। इस तरह यहाँ पे कवि ने सर्वहारा वर्ग के प्रति अपनी पक्षधरता प्रकट की है। कहने का भाव यह है कि सामंतवादी प्रवृत्ति हर व्यक्ति को अपना गुलाम मानती है, कि हर व्यक्ति गुलाम है, उसको मेरे प्रति कार्य करना है, और उसका ये लोग शोषण करते हैं। पर सामंतों का यह अत्याचार सर्वहारा श्रमशील जनता के लिए असहनीय हो जाता है तो वह प्रलय ला देता है। जब यह अत्याचार सर्वहारा वर्ग के प्रति अतिरिक्त बढ़ जाता है, वो अपने अधिकारों को जान जाता है, तो वह इनके प्रति प्रलय ला देता है। जिस तरह प्रकृति के ऊपर राज करने की कोशिश पर वह प्रलय ला देती है, जिस तरह अगर व्यक्ति मनुष्य प्रकृति पर राज करना चाहे तो प्रकृति प्रलय ला देती है, उसी तरह सर्वहारा वर्ग भी प्रलय ला सकता है। चलिए, ये तो हुई कविता की व्याख्या। अब प्रस्तुत कविता के काव्य सौंदर्य पर बात कर ली जाए, यानी इस कविता में कौन सी विशेषताएं अंतर्निहित हैं। प्रस्तुत कविता में कवि सामंतवादी प्रवृत्ति का मजाक उड़ाकर उनके द्वारा सताए गए वर्ग के प्रति खड़ा है। यानी कि कवि यहाँ पे जो असहनीय अत्याचार सर्वहारा वर्ग सह रहा है, उसका विरोध करता हुआ वो उन वर्ग के प्रति पक्षधरता अपनी प्रकट करता है, वह उनके साथ खड़ा है। धूप रंग हवा प्राकृतिक रूप बिंब के रूप में उपस्थित है। यहाँ पे जो धूप रंग हवा है वो एक बिंब के रूप में उपस्थित है। बिंब यानी भावपूर्ण शब्द चित्र, अर्थात किसी वस्तु या पदार्थ का मनश्चित्र प्रस्तुत करना बिंब कहलाता है। हवा यहाँ पर सर्वहारा वर्ग का प्रतीक है, यानी जब कोई वस्तु इस तरह प्रयुक्त की जाए कि वह किसी दूसरी वस्तु का संकेत करे तो उसे प्रतीक कहा जाता है। प्रस्तुत कविता की भाषा सरल है। उर्दू अरबी के शब्द जैसे नाहक, नाराज, सलाम, अदब आदि का प्रयोग हुआ है। इसके साथ ही देसर शब्द बिछौना, ओसारा, अंगोछा, तिनगी आदि का भी प्रयोग किया गया है।
अगर आपको प्रस्तुत कविता की व्याख्या पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।